हाँ देखो बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इससे पहले अपन ने पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक उत्तल लेंस यूज़ होता है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंसों का कॉम्बिनेशन होगा। मूल रूप से जब इसकी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह की दिखाई देगी। इसमें दो खोखली बेलनाकार नलिकाएं एक दूसरे के अंदर होती हैं। एक नली कम व्यास की होती है और दूसरी नली अधिक व्यास की। जो कम व्यास की नली होती है उस पे उसके एक सिरे पर छोटे द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे वस्तु की ओर रखा जाता है। जिस छोटी वस्तु को अपन देखना चाहते हैं, जिस सूक्ष्म वस्तु को हम देखना चाहते हैं, उस वस्तु की ओर इस लेंस को रखा जाता है। इसलिए इस लेंस को हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं इसको? अभिदृश्यक लेंस। यानी वो लेंस जिसकी ओर सूक्ष्म वस्तु को रखा जाएगा, वो लेंस क्या कहलाएगा? अभिदृश्यक लेंस। दूसरी नली जो होती है खोखली, वो अधिक व्यास की होती है। इसके सेकंड सिरे पर बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है। इसे हम नेत्र के निकट रखेंगे, नेत्र के सम्मुख रखेंगे, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? अभिनेत्र लेंस। तो दूसरा वाला जो लेंस है वो क्या कहलाएगा? अभिनेत्र लेंस। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। दो खोखली नलियां हैं। इन पेच की सहायता से इसे अंदर बाहर खिसका के दोनों लेंसों के बीच की दूरी को चेंज किया जा सकता है। यानी कि दोनों लेंस अभिनेत्र और अभिदृश्यक के बीच की डिस्टेंस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है इस पेच की सहायता से इसे आगे पीछे खिसका के। अब इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा उसे समझिए। कैसे हमें बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा, तो ध्यान से देखिए। उसका प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा, तो ये हमने किरण आरेख चित्र दिखाया है बोर्ड पर। तो ये छोटा वाला जो लेंस है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अभिदृश्यक लेंस। LO। O मीन्स ऑब्जेक्टिव, वस्तु की तरफ वाला। ऑब्जेक्ट वस्तु को कहते हैं और जो वस्तु की तरफ रखा जाता है वो ऑब्जेक्टिव, यानी कि LO। तो O फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस है, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? अभिदृश्यक लेंस। तो अभिदृश्यक लेंस ये दिखाया हुआ है चित्र में। इसका ये प्रकाशिक बिंदु है O और इसका ये फोकस बिंदु है FO। फोकस बिंदु को F से दिखाते हैं और O सिंबल के लिए है। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस बिंदु है, इसलिए FO। इसका दूसरा फोकस बिंदु ये हो गया। पहले जानते हैं हम दो फोकस बिंदु होते हैं, F1 F2। ऐसे एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब हमने सूक्ष्म वस्तु को यहाँ रख दिया, फोकस बिंदु के इधर कहीं भी सूक्ष्म वस्तु को हमने रख दिया। जिसको हम देखना चाहते हैं वो सूक्ष्म वस्तु है AB, ठीक है। इसको हम देखना चाहते हैं बड़ा करके, इसका दर्शन कोण बढ़ाकर इसे बड़ा देख और स्पष्ट देखना चाहते हैं, तो इसे हमने रख दिया अभिदृश्यक लेंस के सामने। मैंने बताया ना, अभिदृश्यक के सामने किसको रखते हैं? वस्तु को रखते हैं। तो अभिदृश्यक लेंस ये हो गया, इसके सामने हमने किसको रख दिया? वस्तु को रख दिया, ठीक है। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें हमने दिखा रखी है। एक प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, जो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई ये सीधी निकल गई। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से गुजरती हुई ये इधर आ गई। दूसरी एक प्रकाश किरण जो प्रकाशिक बिंदु से गुजर रही है, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल गई। तो दोनों किरणें जहाँ मिली वहाँ क्या बन गया? एक प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? एक प्रतिबिंब बन गया A' B'। वास्तविक प्रतिबिंब ये उल्टा है।
अब ये ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बना वो इस लेंस के लिए प्रतिबिंब है, लेकिन जो दूसरा लेंस है ये अभिनेत्र लेंस, इस अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा, क्योंकि ये अभिनेत्र लेंस के सामने बनेगा। अभिनेत्र लेंस के कहाँ बनेगा? सामने। तो अभिनेत्र लेंस के लिए काय का काम करेगा? ये बिंब का। तो ए डैश बी डैश जो इस लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। अब इसको हमें थोड़ा सेट करना है। इस तरह सेट करो कि ये जो ए डैश बी डैश है, ठीक है, जो इस लेंस के लिए बिंब का कार्य कर रहा है, वो इसके प्रकाशिक बिंदु ओ डैश और फोकस बिंदु एफ ई फॉर आई अभिनेत्र लेंस। तो अभिनेत्र लेंस के प्रकाशिक बिंदु और फोकस बिंदु के मध्य में आ जाना चाहिए। ए डैश बी डैश को किस तरह सेट करना है कि वो अभिनेत्र लेंस के प्रकाशिक बिंदु और फोकस बिंदु के बीच में आ जाना चाहिए। आगे पीछे खिसका सकते हैं, मैंने बताया अभी तुमको, तो आगे पीछे खिसका के इसे सेट करना है। तो कहाँ ला के सेट करना है इसको? अभिनेत्र लेंस के फोकस बिंदु और प्रकाशिक बिंदु के बीच में। अभी आ गया। अब इससे चलने वाली किरणें हमने दिखाई है अलग से, वही किरणें हैं एक मुख्य अक्ष के समानांतर जो फोकस बिंदु से गुजर जाएगी एफ ई से। दोनों फोकस बिंदु इसी के हैं, ये भी, और एक प्रकाशिक बिंदु से गुजरने वाली किरण जो बिना विचलित हुए सीधी गुजर गई। और यहाँ हमने नेत्र रखा है ही, अभिनेत्र लेंस के सामने देख रहे हैं हम। अब ये दोनों किरणें इधर तो कहीं मिलेगी नहीं वास्तव में, तो इनको डॉट डॉट से हमने पीछे की तरफ मोड़ा है। तो डॉट डॉट से जब देखते हैं तो यहाँ से आती हुई दिख रही है, यानी यहाँ पर एक बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा वस्तु का, जिसको हमने दिखाया ए डबल डैश और बी डबल डैश, यानी इतनी सी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हमें हो रहा है। तो बड़ा प्रतिबिंब जब बनेगा तो उसका दर्शन कोण भी क्या होगा? बड़ा। नेत्र ये रहा और नेत्र पे बनने वाला दर्शन कोण ये हो गया। मान लो कि ये कितना बन रहा है? बीटा। तो दर्शन कोण बड़ा हो गया। अगर इसी वस्तु को हम सामान्य आँखों से देखते, यानी कि बिना सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किए, तो हम कितनी दूरी पर रखते वस्तु को? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि डी, जो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु को हम यहाँ रखते तो दर्शन कोण क्या बनता? छोटा। अगर सामान्य आँखों से देखते तो छोटी वस्तु का दर्शन कोण भी क्या होता? छोटा बनता, अल्फ़ा। कम दर्शन कोण है तो रेटिना पे प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा, जैसे मैंने कल बताया। लेकिन इस सूक्ष्मदर्शी के उपयोग से दर्शन कोण क्या हो गया? बड़ा, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बना लिया हमने। पहले वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना लिया, 2 बार में बनाया, पहले इसके द्वारा फिर इसके द्वारा, तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन गया। दर्शन कोण भी बड़ा हो जाएगा, तो हमें रेटिना पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा अंतिम, वो भी बड़ा प्राप्त होगा। तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट। तो इसकी आवर्धन क्षमता अपन कैसे लिखेंगे? आवर्धन क्षमता m बराबर कैसे लिखेंगे? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, जो कितना लिखा अपन ने? बीटा, बटे बिना उपकरण के जो बनाते वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। इसको क्या लिखेंगे अपन? अल्फ़ा।
तो बीटा और अल्फ़ा की रेशो से अपन उसकी आवर्धन को माप सकते हैं। अब बीटा की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ले लो चाहे ये वाला, एक ही है। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ डैश से बीटा लगभग बराबर tan बीटा, बीटा की वैल्यू tan बीटा से ज्ञात कर सकते हैं। तो tan बीटा लंब बटे आधार, लंब कौन हो गया? ए डैश बी डैश, और आधार कौन हो गया? ओ बी डैश। ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश, और अल्फ़ा की वैल्यू इससे निकाल लेंगे। त्रिभुज ए बी ई से अल्फ़ा लगभग बराबर tan अल्फ़ा, लंब क्या हो गया? ए बी, और आधार कितना हो गया? बी ई। ये दोनों मान यहाँ लिख दिए हमने। तो m बराबर क्या हो गया? ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश बटे ए बी अपॉन बी ई, या m बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू बी ई बटे ओ डैश बी डैश। तो m बराबर क्या हो गया? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या होता है? b अपॉन यू। अब b किसके लिए है? ये ए डैश बी डैश किसका प्रतिबिंब है? ये अभिदृश्यक का। तो इसको अपन लिखेंगे बी ओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बनाए प्रतिबिंब, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की प्रतिबिंब दूरी हो गई है। तो बी ओ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को अपन बी ओ अपॉन यू ओ, क्योंकि ये जो अनुपात आता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है किसका? अभिदर्शक लेंस का। और इंटू बी ई क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, माइनस डी लिख दीजिए, और बटे ओ डैश बी डैश क्या है चित्र में देखो, ये बिंब दूरी है किसके लिए? अभिनेत्र लेंस के लिए, क्योंकि अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है ये। तो बिंब दूरी हो गई ओ डैश बी डैश। तो बिंब दूरी क्या लिखेंगे? माइनस यू ई, ई फॉर अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब दूरी है इसलिए इसको यू ई, माइनस से माइनस कट गया। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हो गया बी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। हाँ देखिए बच्चों, अपन पढ़ेंगे दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या होता है? दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए आवश्यक उपकरण दूरदर्शी है। टेलीस्कोप, टेली मानी दूर, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। दूर वस्तुएं जैसे चंद्रमा, सूर्य, तारे, नक्षत्र, इन सब को देखने के लिए हमें इस उपकरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि सामान्य आँखों से अगर इन सबको देखेंगे तो चूँकि वो बहुत दूर हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था एंगल ऑफ विज़न में कि जितनी ज़्यादा वस्तु दूर स्थित होगी उसका दर्शन कोण उतना ही छोटा होगा, और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर जो बनेगा वो छोटा और अस्पष्ट बनेगा। तो ऐसे ही अगर दूर की वस्तु को हम देख रहे हैं तो उनका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, तो वो साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ठीक से दिखाई नहीं देगी, क्लियर नहीं दिखेगी। तो उसका स्पष्ट देखने के लिए अपन किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? दूरदर्शी का। अब ये दूरदर्शी क्या करता है ऐसा कि वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है? तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि रेटिना पर बड़ा प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए दर्शन कोण का मान बड़ा होना चाहिए। नेत्र पर दर्शन कोण का मान बड़ा होना चाहिए। तो ये दूरदर्शी क्या करेगा? उस दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नज़दीक बना देगा। क्या करेगा? दूर जो वस्तु है, चंद्रमा, सूर्य, जिसको भी हम देखना चाहते हैं,
उसका एक प्रतिबिंब बनाएगा पास में, ठीक है। अब जैसे ही वो प्रतिबिंब पास आया तो उस प्रतिबिंब के द्वारा जो दर्शन कोण बनेगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पास वाली वस्तु का दर्शन कोण क्या होता है, बड़ा होता है। तो वस्तु तो पास नहीं आ सकती, जिस चंद्रमा तो पास नहीं आ सकता, लेकिन उस चंद्रमा का एक प्रतिबिंब पास में बना दिया जाता है। तो एज ए वस्तु ही है वो, प्रतिबिंब भी उसी का रूप होता है वस्तु का ही। तो वस्तु तो पास नहीं आ सकती, लेकिन उस वस्तु का एक प्रतिबिंब पास में बना दिया जाता है, और जब प्रतिबिंब पास में बनेगा तो उसका दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा, और दर्शन कोण बड़ा हुआ तो रेटिना पर प्रतिबिंब भी स्पष्ट और बड़ा बनेगा। तो दूरदर्शी यही काम करने वाला है। क्या करता है, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नज़दीक बना करके दर्शन कोण बढ़ाकर वस्तु को स्पष्ट दिखने योग्य बनाता है। उस उपकरण का नाम क्या है, दूरदर्शी। दोबारा समझिए, दूरदर्शी वो उपकरण है जो दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब नज़दीक बनाकर दर्शन कोण बढ़ा के वस्तुओं को स्पष्ट और बड़ा देखने योग्य बनाता है। क्या कहलाता है, दूरदर्शी। अब दूरदर्शी के दो टाइप हैं। पहला टाइप है खगोलीय या अपवर्तक दूरदर्शी। खगोलीय पिंडों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका नाम खगोलीय। आकाश में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा, सूर्य सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं, तो उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका नाम खगोलीय। और अपवर्तन पर आधारित है, सारी क्रियाएं अपवर्तन होगी, लेंस अपवर्तन ही करता है प्रकाश का, तो इसलिए इसका नाम अपवर्तक दूरदर्शी। अब इसकी जो मूल स्ट्रक्चर है वो लगभग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जैसी ही है। जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हमने पढ़ा है, वैसे ही इसमें भी दो खोखली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं, खोखले पाइप होते हैं बेलनाकार, एक अधिक व्यास का और एक कम व्यास का। अधिक व्यास वाले पर बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस व्यवस्थित होता है, जिसे वस्तु की तरफ रखते हैं, इसलिए इसका नाम होगा अभिदृश्यक लेंस। दूसरी नली जो कम व्यास वाली है, उसके दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस व्यवस्थित होता है, जो नेत्र के नज़दीक होगा, इसलिए उसका नाम क्या होगा, अभिनेत्र लेंस। वैसे ही पेच की सहायता से इन नलियों को एक दूसरे के अंदर खिसका के दोनों लेंसों के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो सारा सिस्टमेटिक सिस्टम वैसा ही है जैसा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जैसा है, थोड़ा सा उल्टा है। उसमें अभिदृश्यक लेंस छोटा होता है, इसमें बड़ा है। अभिनेत्र उसमें बड़ा होता है, इसमें छोटा है। बाकी ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। फिर अब इससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, बड़ा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो उसके लिए मैंने ये किरण आरेख चित्र दिखाया हुआ है, इसे समझिए ध्यान से कैसे होता है। तो सबसे पहले वस्तु की तरफ कौन सा लेंस रखते हैं, अभिदृश्यक लेंस। यानी जिस वस्तु को तुम देखना चाहते हो उसकी तरफ दूरदर्शी का क्या रखना है, अभिदृश्यक लेंस। ये वाला बड़े द्वारक वाला लेंस, बड़ी फोकस दूरी का लेंस किसकी तरफ रखना है, वस्तु की तरफ। ठीक है, इस चंद्रमा को देखना चाहते हो तो चंद्रमा की तरफ कर दो इसको। तो ये जो लेंस तुम्हें दिखाया गया है वो कौन सा लेंस है, अभिदृश्यक लेंस। कौन सा लेंस हो गया ये, अभिदृश्यक लेंस हो गया, LO, O फॉर ऑब्जेक्टिव। अब जो दूर स्थित वस्तु है बहुत दूर है, ठीक है, तो दूर जब वस्तु होती है इट मीन्स अनंत पर होती है, तो उससे प्रकाश किरणें कैसे चलती है, समानांतर। तो हमने वस्तु से चलने वाला प्रकाश इसमें समानांतर किरणों के द्वारा दिखाया है, जो किस पे आपतित होता है, अभिदृश्यक लेंस पर। और चूँकि ये हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो उससे चलने वाला प्रकाश अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु पर मिलता है। तो ये फोकस बिंदु हमने दिखाया है, किसका फोकस बिंदु है ये, अभिदृश्यक लेंस का, FO मानी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस है,
इसका फोकस बिंदु FO, ये इसका प्रकाशिक बिंदु। तो समानांतर किरणें जो हैं वो लेंस से अपवर्तित होकर कहाँ मिल गई? फोकस बिंदु FO पर। कहाँ मिल गई? फोकस बिंदु FO पर। तो FO पर हमें एक वस्तु का प्रतिबिंब मिल गया A डैश B डैश। तो दूर जो वस्तु थी बहुत दूर, उसका प्रतिबिंब कहाँ मिल गया हमें? नज़दीक। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ मिल गया? नज़दीक। और जब नज़दीक मिल जाएगा तो दर्शन कोण क्या हो जाएगा? बड़ा। यही तो करना चाहते हैं, दूरदर्शी से यही तो करना चाहते हैं, यही होगा। दर्शन कोण बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक ही रेटिना पर प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा। तो दूरदर्शी ने क्या किया? दूर स्थित वस्तु का एक प्रतिबिंब नज़दीक बना दिया। ये नज़दीक आ गया। चंद्रमा तो नज़दीक नहीं आया, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब आ गया नज़दीक, A डैश B डैश। ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब है A डैश B डैश, वो इस लेंस के लिए तो प्रतिबिंब है, लेकिन ये दूसरा जो है अभिनेत्र लेंस, इसके लिए काय का कार्य करेगा? ये बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? बिंब का। तो फिर वही पहले की तरह इसको आगे पीछे खिसका के इस A डैश B डैश को इसके प्रकाशिक बिंदु और फोकस बिंदु के बीच में सेट कर देंगे। ये प्रकाशिक बिंदु है O डैश किसका? अभिनेत्र लेंस का। और इसका फोकस बिंदु FE, E फॉर आई अभिनेत्र लेंस, एक फोकस बिंदु ये रहा। ठीक है। तो इस प्रतिबिंब को, जो कि इस लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, उसे इसके प्रकाशिक बिंदु और फोकस बिंदु के बीच में सेट कर दिया। ठीक है। अब ये बिंब है इसके लिए, तो इससे चलने वाली दो किरणें दिखा दी। एक मुख्य अक्ष के समानांतर जो फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, एक प्रकाशिक बिंदु से गुजरने वाली जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें यहाँ तो मिलेंगी नहीं, पीछे की तरफ डॉट डॉट से मिलाया, दोनों किरणों को डॉट डॉट से पीछे मिलाया तो यहाँ मिलेंगी। तो एक बड़ा प्रतिबिंब मिल गया A डबल डैश B डबल डैश। और जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा दर्शन कोण भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो नज़दीक आ गया, बड़ा हो गया, और दर्शन कोण बड़ा बनेगा तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? बड़ी और स्पष्ट। अब इसमें सामान्य आँखों से तो देख नहीं सकते अपन, तो एक तो कोण ये हो गया जो वस्तु के द्वारा बन रहा है, उसको मान लिया अल्फ़ा, और एक अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बन रहा है ये बीटा। तो इसमें हम आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे? आवर्धन क्षमता M बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा अपॉन वस्तु द्वारा अभिदृश्यक लेंस पर बना कोण अल्फ़ा। अब बीटा का मान इस त्रिभुज से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज A डैश B डैश O डैश से वही पहले की तरह बीटा लगभग बराबर tan बीटा, लंब हो गया A डैश B डैश, और आधार हो गया O डैश B डैश। और अल्फ़ा का मान इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज O B डैश A डैश से O B डैश A डैश। इससे भी वही अल्फ़ा लगभग बराबर tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा क्या आएगा? लंब बटे आधार, लंब A डैश B डैश, और आधार क्या हो गया तुम्हारा? O B डैश। ये दोनों मान वहाँ समीकरण 1 में रख दो। तो M बराबर हो गया
बीटा की वैल्यू क्या हो गई, ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश बटे ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ए डैश बी डैश कट गया दोनों साइड से, ये ऊपर पहुंच गया, तो ओ बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश। अब चित्र में देखो ओ बी डैश क्या चीज़ है, ओ बी डैश क्या है ये, इस अभिदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी है। क्या है ये, प्रतिबिंब दूरी या फोकस दूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु पर। तो फोकस दूरी हो गई है, तो ओ बी डैश की जगह क्या लिखोगे, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एफ ओ। फिर ओ डैश बी डैश क्या है, ये इस लेंस के लिए क्या है, बिंब दूरी, क्योंकि ए डैश बी डैश अभिनेत्र लेंस के लिए किसका कार्य करता है, बिंब का। तो ओ डैश बी डैश क्या चीज़ हो गई, बिंब दूरी, किसके लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए। तो क्या लिखेंगे इसको, और चूंकि इधर की तरफ नाप रहे हैं इसलिए माइनस यू ई। तो रेखीय आवर्धन क्या हो गया, एम बराबर एफ ओ अपॉन माइनस यू ई। तो इसके द्वारा अपन अभिदृश्यक लेंस, अभिनेत्र लेंस दोनों के लिए फोकस दूरी, बिंब दूरी ज्ञात करके हम इसकी रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इससे ये पता लग रहा है कि फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी, किसकी, अभिदृश्यक लेंस की। एफ ओ क्या है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। तो जितना बड़ा लेंस इस्तेमाल करोगे, जितनी ज़्यादा फोकस दूरी का लेंस अभिदृश्यक के रूप में यूज़ करोगे, उतना ही बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब तुम देख सकते हो, क्योंकि एम का मान ज़्यादा होगा। एम का मतलब वही है, आवर्धन करना, कितना बड़ा वो बना सकता है। ठीक है।